सो यस, टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चरल इनकम, सर्टेन इनकम जो है वो ऐसी होती हैं जो कि एग्जैम्प्ट होती हैं एंड जिनको जो है वो जब हम टोटल इनकम की कंप्यूटेशन करते हैं तो उसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। एंड एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो इज़ वन अमंग दैम। सो सेक्शन नंबर 2(1)(a) जो है वो हमारे को एग्रीकल्चरल इनकम का जो है वो मीनिंग बताता है कि सेक्शन नंबर 2(1)(a) के अंदर जो है वो एग्रीकल्चरल इनकम का मीनिंग जो है वो दे रखा है। एंड कुछ इनकम ऐसी होती है जिसे एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो नहीं बोला जाता। एंड पार्शियल इंटीग्रेशन जो है वो कैसे होता है, ये सारे के सारे जो है वो कंबाइन करके मैं बोलूँ तो ये सारे के सारे हमारे जो है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं इस पूरे के पूरे लेक्चर के अंदर। तो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम जो है वो मीनिंग जो है वो सीखने जा रहे हैं एग्रीकल्चरल इनकम का। जो एग्रीकल्चरल इनकम होती है वो एग्जाम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 10(1) के अंदर। देखो सेक्शन नंबर 10 के अंदर जो है वो सर्टेन इनकम जो है वो दे रखी है जो कि एग्जाम्प्ट होती हैं और जिनको जो है वो हम इंक्लूड नहीं करते। जब हम जो है वो अपनी टोटल इनकम निकालते हैं तब हम उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। ये कौन सा सेक्शन बोलता है? सेक्शन नंबर 10 जो है वो बोलता है। तो मैंने अभी आपको क्या बोला, सबसे पहले वो समझो। जो एग्रीकल्चरल इनकम होती है वो एग्जाम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 10(1). और सेक्शन नंबर 10 जो है वो कौन सा होता है? आप पूछोगे सेक्शन नंबर 10 के अंदर ये क्यों है? क्योंकि सेक्शन नंबर 10 के अंदर ही वो इनकम दे रखी है, सर्टेन इनकम जो है वो दे रखी है जो कि एग्जाम्प्ट होती है और जिनको जो है वो इंक्लूड नहीं किया जाता है। जब हम टोटल इनकम जो है वो जब हम टोटल इनकम को कंप्यूट करते हैं तो इनको जो है वो इंक्लूड नहीं किया जाता है। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है हमारे पास में एग्जेम्पशन का कॉन्सेप्ट होता है और एक होता है हमारे पास में डिडक्शन का। एग्जेम्पशन जो है वो क्या होती है? वो ग्रोस टोटल इनकम का ही पार्ट नहीं बनती। तो एग्जेम्पशन क्या होती है? एग्जेम्पशन जो है वो ग्रोस टोटल इनकम का ही पार्ट नहीं बनती। मतलब जो है वो क्या होती है? एग्जेम्पशन जो है वो आप ये कह सकते हो कि ये कोई भी हेड ऑफ इनकम में जो है वो नहीं आती। 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं ना, किसी में भी नहीं आती, वो होती है एग्जेम्पशन। बट टॉकिंग अबाउट जो है वो डिडक्शन, डिडक्शन जो है वो आपको ग्रोस टोटल इनकम में से मिलती है। तो ग्रोस टोटल इनकम के बाद जो है वो आपको क्या मिलती है? डिडक्शन जो है वो मिलती है। तो बेसिकली ये जो है वो फ़र्क होता है एग्जेम्पशन और डिडक्शन का, कि जो एग्जाम्प्ट इनकम जो होती है वो पांचों हेड में से किसी भी हेड का जो है पार्ट नहीं बनती है। और जो डिडक्शन की मैं बात करूँ, डिडक्शन जो है वो हमारे को जो है वो ग्रोस टोटल इनकम में से जो है वो लेस होके मिल जाती है। तो अब हम जो है वो ये जो है वो हम एग्जाम्प्ट इनकम के अंदर जो है वो एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो सीखने जा रहे हैं। मैंने क्या बोला समझो उस बात को। मैंने जो है वो ये बोला कि सेक्शन नंबर 10 के अंदर कुछ सर्टेन इनकम को जो है वो एग्जाम्प्ट कर रखा है। उसमें से हम एक इनकम जो है वो पढ़ना आज जो है वो समझने जा रहे हैं। वो कौन सी है? एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया। अगर आपको एग्रीकल्चर से मतलब खेती से कोई भी इनकम हो रही है, अगर आपको इंडिया से हो रही है तो वो क्या होगी? एग्जाम्प्ट होगी। मतलब वो कहाँ से होनी चाहिए? आपको इंडिया से होनी चाहिए। तो ये जो एग्रीकल्चरल इनकम है ये आपको कहाँ से होनी चाहिए? इंडिया से होनी चाहिए। अगर इंडिया के बाहर से हो रही है तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। इंडिया से होगी तो ही वो एग्जाम्प्ट है। कौन से सेक्शन के अंदर वो एग्जाम्प्ट होगी? वो एग्जाम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 10(1). अब आ जाता है हमारे पास में क्वेश्चन दिमाग में आता है एग्रीकल्चर इनकम का मतलब क्या होता है? तो एग्रीकल्चर इनकम का मीनिंग जो है वो सेक्शन नंबर 2(1)(a) के अंदर जो है वो डिफाइन किया हुआ है। एग्रीकल्चर इनकम जो है वो ये 4 टाइप की इनकम को जो है वो एग्रीकल्चर इनकम बोला जाता है। एक तो हो गई कि इनकम जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेचने से जो भी इनकम आएगी उसे क्या बोला जाता है? उसे एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो बोला जाता है। एक तो ये हो गया। अब आप पूछोगे कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वगैरह क्या होता है? खेती वगैरह से कोई भी जो भी मतलब ये सारी की सारी जो चीज़ें उत्पन्न वगैरह होती है ना, उसे जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस भी बोला जाता है। सपोजिंगली अगर मान लो आपने जो है वो आटा बेचा, तो क्या आटा बेचने से जो है वो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम हो जाएगी? नहीं। आटा जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ने जो है वो गेहूँ बेचा होता, तो गेहूँ जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, तो गेहूँ बेचने से जो भी इनकम होती वो एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर कवर हो जाती। तो गेहूँ बेचने से जो भी इनकम होती वो एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो आपकी बन जाती। दूसरा आ जाता है हमारे पास में, अगर कोई रेंट आ रहा है हमारे पास में एग्रीकल्चरल लैंड से, कोई भी रेंट आ रहा है या फिर कोई भी जो है वो बिल्डिंग वगैरह से आ रहा है, बिल्डिंग के यूज़ से जो भी एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए जो है वो आपने दे दिया है। मान लो आपके पास में कोई भी जो है वो आपको जो है वो कोई भी एग्रीकल्चर लैंड से या फिर कोई भी बिल्डिंग जो भी यूज़ हो रही है एग्रीकल्चर पर्पज़ से, उससे कोई भी रेंट आ रहा है ना, भले ही वो आप ये सोच रहे होगे कि आपकी रेंटल इनकम होनी चाहिए, नहीं, वो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। सिंस आपने जो है वो उसे किराए पर जो है वो किसी लिए दिया था, ऑब्जेक्टिव समझो, आपने जो है वो उसे किराए पर जो है वो एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए दिया था।
आपने उसे जो है वो किराए पर जो है वो किसी लिए दिया था, एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए दिया था। और तो सिंस जो आपको जो वहाँ से जो रेंट मिलेगा वो आपकी क्या बन जाएगी, वो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम बन जाएगी। एंड सिंस वो एग्रीकल्चरल इनकम बन जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मान लो कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड है या फिर बिल्डिंग है, वो सर्कस के कामों के लिए जो है वो दे दी आपने, शूटिंग वगैरह के लिए कामों पे दे दी, या फिर ऐसे कोई और पर्पसेस के लिए दे दी, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए नहीं दी, किसी और पर्पस के लिए जो है वो दे दी, क्या वो भी जो है वो एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर आएगी? क्या उसे भी एग्रीकल्चरल इनकम बोला जाएगा? नहीं, वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं बोली जाएगी। तो ओनली वो ही रेंटल इनकम, उससे मतलब आपको क्या मिल रहा है, किराया मिल रहा है, वो किराया जो है वो आपको, वो किराया जो है वो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं बनेगा। ओनली वो ही एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। अगर मान लो आपको कोई भी रेंट मिल रहा है एग्रीकल्चरल लैंड से, रेंट मिल रहा है एग्रीकल्चरल लैंड से या फिर बिल्डिंग से, जो भी आपने यूज़ किसके लिए करी है, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि वो आपने यूज़ करी हुई है किसके लिए, एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए। इसके बाद एक बात समझो, अगर आपको कोई भी जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से सेल करा था, वो तो हमारी एग्रीकल्चरल इनकम थी। रेंट फ्रॉम हाउस को भी जो है वो एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो बोल दिया जाता है। एंड कोई नर्सरी वगैरह से जो है वो इनकम आ रही है, सैपलिंग सीडलिंग वगैरह जो भी आपने नर्सरीज वगैरह में ग्रो करे हैं, अगर आपने वहाँ से कोई सैपलिंग और सीडलिंग वगैरह जो भी आपने नर्सरी वगैरह के अंदर ग्रो करे हैं, उससे कोई भी इनकम आ रही है, वो भी आपकी जो है क्या मानी जाएगी, एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। अब इसके बाद आप समझो कि कुछ को जो है वो क्या नहीं बोला जाता, कुछ चीज़ों को जो है वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं बोला जाता है। अब वो कौन सी है वो समझते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ों को जो है वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं माना जाता, ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरीज एंड डेयरी फार्मिंग, इन्हें जो है वो एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो नहीं बोला जाता है। इसके बाद में हम जो है वो स्पेशल रूल्स जो है पढ़ते हैं टी, कॉफ़ी एंड रबर के लिए। देखो कभी कभार जो है वो क्या होता है, कभी कभार जो है वो हम खेती भी करते हैं एंड खेती को जो है वो आगे कन्वर्ट भी करते हैं। जैसे मान के चलो मैंने पहले कोई गन्ना उगाया, गन्ने को फिर मैंने जो है उसे शुगर में कन्वर्ट कर दिया, मतलब अपनी फैक्ट्री में शुगर में कन्वर्ट करके मैंने उसे जो है वो फाइनली उसे बेचा। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, आपने गन्ना उगाया तो यहाँ पर आपको एग्रीकल्चरल इनकम भी हो रही है, और बाद में आपने जो बिजनेस करा तो फिर आपको जो है बिजनेस इनकम भी हो रही है। तो यहाँ पर आपको एग्रीकल्चरल इनकम भी हो रही है एंड बिजनेस इनकम भी हो रही है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि अगर मान लो आपने जो है चाय की पत्तियाँ उगाई और फिर बाद में जो है उसे क्या करा, ग्रो एंड मैन्युफैक्चर करा, फिर टी को, फिर बाद में से जो है बेच दिया, तो कितनी इनकम को जो है वो एग्रीकल्चरल इनकम बोला जाएगा एंड कितनी इनकम को जो है वो बिजनेस इनकम बोला जाएगा, वो सवाल उठता है। तो सबसे पहले समझो, अगर मान लो आप टी, कॉफ़ी एंड रबर को जो है वो ग्रो करते हो एंड ग्रो करने के बाद में जो है वो उसे मैन्युफैक्चर वगैरह करते हो, तो उस केस के अंदर जो है कितनी इनकम को जो है वो एग्रीकल्चरल इनकम बोला जाएगा एंड कितनी इनकम को जो है बिजनेस इनकम बोला जाएगा, वो समझते हैं। तो रूल नंबर 8 जो है वो बोलता है, अगर मान लो ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग करी गई है टी की, तो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी 60%, बिजनेस इनकम मानी जाएगी 40%। एग्रीकल्चर इनकम कितनी मानी जाएगी 60% एंड बिजनेस इनकम कितनी मानी जाएगी 40%। इसके बाद अगर मान लो रूल नंबर 7 भी कहता है, अगर मान लो आपने ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग करी है कॉफ़ी की एंड कॉफ़ी को आपने ग्रो भी करा है एंड क्योर्ड भी करा है, तो 75% एग्रीकल्चर, 25% बिजनेस इनकम। एंड अगर आपने ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड भी करा है, तो यहाँ पर एडिशनली जो है वो करा है, तो यहाँ पर आपको 60% एग्रीकल्चर माना जाएगा एंड 40% जो है वो आपकी क्या इनकम मानी जाएगी, बिजनेस इनकम बोली जाएगी। बट वहीं अगर आपने जो है वो अगर आप रूल नंबर 7 ये बोलता है, अगर आपकी इनकम कोई ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर से कोई आ रही है, रबर को ग्रो एंड मैन्युफैक्चर करने से कोई भी इनकम आ रही है, तो 65% एग्रीकल्चरल इनकम होगी एंड 35% जो है वो आपकी क्या होगी, बिजनेस इनकम होगी। ये सारा का सारा केस किसका हो गया, ये सारा का सारा केस हो गया एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का। बट अगर मान लो आप किसी और जो है वो प्रोडक्ट को जो है वो ग्रो मैन्युफैक्चर जो है वो करते हो, तो उस केस के अंदर जो है वो क्या होगा, वो अभी हम थोड़ी देर में समझते हैं। सबसे पहले आप ये समझो, यहाँ पर हमने जो क्या क्या बातें समझी वो हम जो है वो एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर हायर परसेंटेज को जो है वो हमने क्या माना था, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर माना था। आपको जो है वो ये समझ में आएगा ही, देख ही रहा होगा कि यहाँ पर हमने हायर परसेंटेजेस, जहाँ पर 60% है, ये ज़्यादा है ना 40% से, तो हमने ये जो हायर 75% ज़्यादा है, ये 60% ज़्यादा है, 65% ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमने हायर परसेंटेज जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, वो रिप्रेजेंट करती है कि वो इनकम जो है किससे है, एग्रीकल्चर से। और यहाँ पर जो बाइफोर्केशन जो भी करा जाएगा, वो बाइफोर्केशन जो है वो कैसे करा जा रहा है, वो आपने ये माना जाएगा कि आपने डिडक्शन जो है वो क्लेम कर लिया अंडर सेक्शन 33AB के अंदर, एंड अदर पीजीबीपी की डिडक्शन जो है वो क्लेम कर लिया, जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह सब कुछ क्लेम कर लिया है। ये 33AB वो टी, कॉफ़ी, रबर बोर्ड जो वो सारी वहाँ पे जो डिडक्शन वगैरह मिलती है, वो सारी डिडक्शन जो है वो आपने क्लेम कर ली है, एंड अदर पीजीबीपी की डिडक्शन जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह जो है वो सब कुछ क्लेम कर लिया है।
तो बाइफोकेशन जो है वो उसके बाद में जो है वो करा जाएगा कि 60 और 40% का बाइफोकेशन वगैरह, तो उसके बाद में जो है वो करा जाएगा। जो इनकम आएगी वो सारी का सारा उसमें जो है वो सारा ट्रीटमेंट हो गया है, बस बाइफोकेशन पेंडिंग है। वो बाइफोकेशन जो है वो हम ऐसे जो है स्पेशल प्रोविजन जो टी कॉफ़ी रबर बोर्ड के हैं उसकी इनकम है, तो वो ऐसे जो है वो हम कर देंगे, जैसा जो है वो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। अब एक बात समझ के चलो, अगर मान लो जो एसएससी की इनकम है वो पार्टली बिजनेस से है और पार्टली जो है वो एग्रीकल्चर से है, तो डेप्रिसिएशन जो है वो हमारे को कैसे कैलकुलेट करना है, हम इस अजम्पशन पर कैलकुलेट करेंगे कि टोटल इनकम जो एसएससी की है वो बिजनेस की ही है। हम ऐसा अज्यूम करके चलेंगे कि जो एसएससी की टोटल इनकम जो है वो सिर्फ बिजनेस से ही है, और डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट जो है वो जो भी करा जा रहा है उसे हम मान लेंगे कि वो जो डेप्रिसिएशन जो भी कैलकुलेट करा गया है वो हम मान लेंगे पूरा पूरा अलाउड है एसएससी को। एंड टोटल डेप्रिसिएशन जो है वो हम क्या करेंगे, टोटल डेप्रिसिएशन को हम डब्ल्यू ऑफ ब्लॉक में से जो है वो क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। टोटल डेप्रिसिएशन को हम जो है वो क्या कर देंगे, डब्ल्यू ऑफ ब्लॉक में से रिड्यूस कर देंगे। इसके बाद हमने जो है वो ये तो हमने पढ़ लिया टी कॉफ़ी एंड रबर के बारे में। अब अगर मान लो कोई और अदर प्रोडक्ट है उसकी ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उस केस में जो है वो क्या करेंगे वो सीखते हैं। जैसे मान के चलो अगर आपने जो है कोई सरसों वगैरह उगाई एंड उसे जो है वो आपने सरसों के तेल में कन्वर्ट करके बेच दिया, तो उस केस के अंदर जो सरसों जो है वो सरसों आपने उगाई वो तो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम बन गई, और जो सरसों के तेल में कन्वर्ट करके जो है वो आपने उसको बेचा तो वो क्या बन गई आपकी, वो तो आपकी बिजनेस इनकम बोली जाएगी। या फिर आप ये मान के चलो आपने जो है गन्ना उगाया एंड आपने उसे शुगर में कन्वर्ट करके बेचा, तो उस केस में बिजनेस इनकम को कैसे जो है कंप्यूट करा जाएगा एंड एग्रीकल्चर इनकम जो है वो कैसे कंप्यूट करा जाएगा, वो हम जो है वो अब सीखते हैं। सबसे पहले जो है वो हम जो है वो ये सीखते हैं कि बिजनेस इनकम जो है कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ये देखो कि आपने जो है वो सरसों का तेल जो है वो कितने में बेचा, या फिर जो है वो शुगर जो बेचा उसकी जो है वो सेल वैल्यू ले लो। तो सबसे पहले जो है वो हमने सेल वैल्यू ले ली, फिर उसमें से माइनस कर दो जो भी जो है वो उस सरसों को बनाने के लिए या फिर उस गेहूं को बनाने के लिए जो है वो आपका कोई भी जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है वो कंज्यूम्ड हुआ है, उसकी मार्केट वैल्यू को जो है वो क्या कर दो, माइनस कर दो। तो उसके लिए जितनी भी आपकी सरसों वगैरह लगी थी तो उसकी क्या ले लो आप, मार्केट वैल्यू ले लो, उसकी आप क्या ले लो, मार्केट वैल्यू ले लो। तो उस सरसों की आप क्या करो, मार्केट वैल्यू को जो है वो क्या कर दो, लेस कर दो। उस सरसों की आप मार्केट वैल्यू जो है वो क्या कर दो, लेस कर दो। जो भी आपके मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के खर्चे लगे थे वो आप जो है वो क्या कर दो, वो भी आप लेस कर दो। एंड जब आप ये दोनों चीज़ें जो है वो लेस कर दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, बिजनेस इनकम जो है वो आ जाएगी। और ये जो बिजनेस इनकम होगी ये क्या होगी, ये जो है वो आपकी बिजनेस हेड में जो है वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। अब एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो कितनी मानी जाएगी, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उसको बनाने में कंज्यूम हो गया था उसकी आप क्या करो, मार्केट वैल्यू ले लो, उसकी आप क्या करो, मार्केट वैल्यू जो है वो ले लो, और उसमें से आप कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन माइनस कर दो, तो आपकी क्या आ जाएगी, एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो आ जाएगी। इसके बाद हम जो है वो ये सीखते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम विद नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, जो है वो हम जो है वो सीखते हैं कि कैसे पार्शियल इंटीग्रेशन जो है वो करा जाता है, वो समझते हैं। ये जो है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है पार्शियल इंटीग्रेशन, ये पार्शियल इंटीग्रेशन जो है वो इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो ये इसको जो है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई। तो यहाँ पर आप एक बात समझो, एग्रीकल्चरल इनकम जो होती है वो वैसे तो एग्जैम्प्ट होती है टैक्स के लिए, बट जब हम टैक्स को कंप्यूट करते हैं तो हम जो है वो ऐसा मानते हैं कि जो है वो हमारे को जो है वो ये देखा जाएगा कि ये फॉलोइंग कंडीशन जो है वो हमने जो है वो सेटिस्फाई करी है या नहीं करी है। मतलब सबसे पहली कंडीशन क्या आ जाती है, एसएससी जो है वो इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई होना चाहिए। देन जो है वो क्या करा जाता है, देन दूसरी जो है वो कंडीशन क्या होती है जो सेटिस्फाई करनी होती है कि आपकी एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो 5,000 से ज़्यादा की होनी चाहिए। एंड तीसरा जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है वो अगर आपकी जो है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। अगर ऐसा होगा तो हमें जो है वो टैक्स की कैलकुलेशन जो है वो कैसे करेंगे उस केस के अंदर वो समझते हैं। सबसे पहले आप टैक्स निकाल लो, एग्रीकल्चरल इनकम प्लस में नॉन एग्रीकल्चरल इनकम पे जो है वो टैक्स निकाल लो, और वो जो आप टैक्स निकालोगे वो विदाउट सरचार्ज एंड सेस जो है वो उससे पहले जो है वो निकाल लेना। तो मतलब सरचार्ज एंड सेस से जो है पहले जो है वो आप क्या निकाल लेना, टैक्स जो है वो निकाल लेना एग्रीकल्चरल इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम के कंबाइन पे जो टोटल होगा उसके ऊपर टैक्स निकाल लो, कितना टैक्स आ रहा है उस टोटल इनकम के ऊपर, जो एग्रीकल्चरल इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम दोनों पर विद सरचार्ज और सेस मत निकालना। अभी जो टैक्स निकालने के लिए मैंने बोला सिर्फ सरचार्ज और सेस मत ऐड करना उसमें। फिर एक स्टेप टू जो है वो निकालो, स्टेप टू के अंदर आप टैक्स निकालो एग्रीकल्चरल इनकम प्लस में जो भी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होगी विदाउट सरचार्ज एंड सेस निकाल लो। तो दूसरे स्टेप के अंदर आप एग्रीकल्चरल इनकम ले लो, उसमें बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो भी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलती है वो ले लो, और उसमें जो है वो बस वो उसके ऊपर वो जो है टैक्स निकाल लो, लेकिन जो टैक्स है उसके अंदर आप सरचार्ज एंड सेस ऐड मत करना।
फिर आप टैक्स का अमाउंट जो है वो कैसे निकालोगे, स्टेप 1 में से स्टेप 2 माइनस कर दोगे तो आपका टैक्स का अमाउंट आ जाएगा। एंड फिर टैक्स पेबल जो है वो कैसे निकाला जाएगा, टैक्स पेबल जो हमने जो है अभी टैक्स अमाउंट निकाला था उसके अंदर हम जो है सरचार्ज ऐड कर देंगे एंड उसके अंदर हम सेस ऐड कर देंगे तो हमारा जो है वो टैक्स पेबल आ जाएगा। बेसिकली ये पार्शियल इंटीग्रेशन जो है वो उसी पर अप्लाई होता है जिनको जो है वो स्लैब से टैक्स देना होता है। क्या ये कंपनी पर एप्लीकेबल होता है? नहीं, ये कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि कंपनी को जो है वो कंपनी को जो है वो स्लैब रेट से जो है वो टैक्स नहीं देना होता, इसीलिए ये जो है वो ये उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। यहाँ पर एक बात समझो, यहाँ पर जो हम एग्रीकल्चरल इनकम लेंगे वो हम नेट एग्रीकल्चरल इनकम लेंगे, मतलब जो एग्रीकल्चरल इनकम कमाने के लिए जो भी खर्चे वगैरह लगे हैं वो हम जो है वो उसका जो है वो हम वो लेस कर लेंगे, उसका तो जो है वो आपको एक तरह से डिडक्शन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर जो एग्रीकल्चरल इनकम लेंगे वो हम नेट एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो देखती हैं। और यहाँ पर जो ये नॉन एग्रीकल्चरल इनकम का मतलब यहाँ पर ये है, अगर मान लो आपकी अदर इनकम जो है वो अदर इनकम मतलब जो भी आपकी जो टैक्सेबल इनकम है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम यहाँ पर आप ये बोल सकते हो, अगर आपकी कोई जो टैक्सेबल इनकम है अगर वो आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, एंड जो है वो आपको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट तो पता ही है 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख वाली जो है। मैंने क्या समझाया था अभी आपको, मैं आपको दोबारा रिकॉल करा देता हूँ। इसके अंदर कैलकुलेशन जो है टैक्स की कैसे करी जाती है। मान के चलो जो है वो एक पर्सन है, उसकी पर्सन की जो है वो कैसे निकाली जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम जो जो भी टैक्स वगैरह है वो कैसे कैलकुलेट करा जाएगा, ऐसे कैलकुलेट करा जाएगा। देखो मान लो उस पर्सन की एग्रीकल्चर इनकम 3 लाख है एंड उसकी जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है वो कितनी है, 8 लाख रुपए है। तो आप क्या करो, 3 लाख में जो है वो क्या कर दो, 8 लाख ऐड कर दो, कितना हो गया 11 लाख। 11 लाख पर आप जो है टैक्स कैलकुलेट कर लो। और यहाँ पर भी जो टैक्स और यहाँ पर जो है वो आपको जो टैक्स निकालना है उसके अंदर आपको सरचार्ज एंड सेस जो है वो कंसीडर नहीं करना है। इसके बाद में आप क्या करो, इसके बाद में आप जो है वो स्टेप नंबर 2 के अंदर आप कैलकुलेट कर लो टैक्स जो है वो एग्रीकल्चरल इनकम प्लस में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। मान के चलो हमारे एग्जांपल में जो है वो एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो 3 लाख थी और आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में मान के चल रहा हूँ आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो 2.5 लाख की है। तो 3 लाख प्लस में 2.5 लाख कितना हो गया, 5.5 लाख पर जो है वो टैक्स कैलकुलेट करो। यहाँ पर भी जो टैक्स अमाउंट होगा उसके अंदर आपको सरचार्ज एंड सेस जो है वो ऐड नहीं करना है, वहाँ पर भी आपको जो है सरचार्ज एंड सेस जो है वो क्या करना है, ऐड नहीं करना है। स्टेप नंबर 3 के अंदर आपको जो है वो टैक्स अमाउंट निकालना है। टैक्स अमाउंट आप कैसे निकालोगे, स्टेप नंबर 1 में से स्टेप नंबर 2 को माइनस कर दोगे तो आपका टैक्स अमाउंट निकल जाएगा। इसके बाद में हम जो है वो टैक्स पेबल जो है वो कैसे निकलेगा, हमारे को कैसे पता चलेगा कितना हमारा टैक्स पेबल है। तो जो भी हमारा टैक्स अमाउंट आया, जो भी हमारा टैक्स अमाउंट जो भी स्टेप नंबर 3 के अंदर हमने निकाला उसके अंदर सरचार्ज, अगर कोई सरचार्ज लगता है तो सरचार्ज लगा दो और एंड अगर कोई सेस लगता है तो सेस भी लगा दो एंड हमारा क्या आ जाएगा, टैक्स पेबल आ जाएगा। अब एक बात समझ के चलो, मान लो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, मिस्टर राम है, मिस्टर राम की टैक्सेबल इनकम जो है वो 6 लाख है, एग्रीकल्चर इनकम उसकी 4 लाख है। तो आप जो है सबसे पहले टैक्स निकाल लो 6 लाख प्लस 4 लाख, मतलब जो भी टैक्सेबल इनकम है प्लस में जो भी नॉन टैक्सेबल इनकम है, मतलब जो वो होगी एग्रीकल्चरल इनकम है, उन दोनों के टोटल पर आप टैक्स निकाल लो। तो 6 लाख प्लस में 4 लाख, 10 लाख के ऊपर टैक्स निकाल लो, वो हो गया आपका 1,12,500। ठीक है, फिर उसके बाद में आप टैक्स निकाल लो जो भी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, मैं मान के चल रहा हूँ ये जो है वो यहाँ पर उसकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो है वो 2.5 लाख है, प्लस में जो है वो एग्रीकल्चर इनकम जो कि 4 लाख है। तो ये 6.5 लाख पर टैक्स निकाल लो विदाउट सरचार्ज एंड सेस, और यहाँ पर भी हमने विदाउट सरचार्ज एंड सेस जो है वो निकाला था, 42,500 हो गया। अब इन दोनों को माइनस कर दो, 70,000 हो गया। अब 70,000 के अंदर अब यहाँ पर सरचार्ज तो लगेगा नहीं क्योंकि उसकी जो है वो इनकम जो है वो 50 लाख से तो ज़्यादा है नहीं, तो यहाँ पर जो है वो सरचार्ज लगेगा नहीं, ओनली सेस लगेगा। सेस जो है वो 4% का ऐड कर दिया जाएगा। सो यहाँ पर ये हमारा जो है वो एग्रीकल्चरल इनकम वाला जो है टॉपिक ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा ये टॉपिक जो है वो समझने में और सीखने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।